हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको नई वीडियोज़ मिलती हैं जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का कि भोगवाद की प्रधानता किस संप्रदाय में है। आपको बताना है जो भोगवाद है इसकी प्रधानता किस संप्रदाय में रही। नाथ संप्रदाय में, रास संप्रदाय में, वारकरी संप्रदाय में या फिर सिद्ध संप्रदाय में। राइट आंसर बताना है और बताइए कि क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिद्ध संप्रदाय। भोगवाद की प्रधानता सिद्ध संप्रदाय में रही, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संप्रदाय केरल में प्रचलित था। इनमें से कौन सा संप्रदाय था जो कि केरल में प्रचलित था। ऑप्शन है पंचसखा संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, बाउल संप्रदाय या शास्ता पूजक संप्रदाय। राइट आंसर बताना है आपको। मैं थोड़ा सा समय इसलिए दे रही हूँ ताकि आप राइट आंसर सेलेक्ट कर पाएँ और आपको समझ में भी आए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, शास्ता पूजक जो संप्रदाय था यह केरल में प्रचलित संप्रदाय था। शास्ता पूजक संप्रदाय केरल में प्रचलित संप्रदाय था, शास्ता पूजक संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है। ऑप्शन है शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मानक रूप स्थिर करने और प्रूफ संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण शिवपूजन सहाय को हिंदी भाषा की सबसे प्रमाणिक टकसाल इनके उपरांत माना जाता है। तो किसके उपरांत शिवपूजन सहाय को, किसके उपरांत यानी कि किसके बाद शिवपूजन सहाय को हिंदी भाषा की सबसे प्रमाणिक टकसाल माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फणीश्वरनाथ रेणु। किसके बाद माना गया है यह बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद शिव पूजन सहाय को हिंदी भाषा की सबसे प्रमाणिक टकसाल माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं आरती पीर कहाए, मगहर अमी नदी बहाए। 8वीं आरती पीर कहाए, मगहर अमी नदी बहाए, यह पंक्ति किसकी है। रामानंद की, कबीर की, धर्मदास की या वलू की। राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मदास की यह पंक्ति है। 8वीं आरती पीर कहाए, मगहर अमी नदी बहाए, यह पंक्ति धर्मदास की है। अगला क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी किस पत्रिका से संबंधित नहीं रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी किस पत्रिका से संबंधित नहीं रहे, यानी कि इनमें से कुछ 3 पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनसे रामवृक्ष बेनीपुरी का संबंध रहा, लेकिन एक पत्रिका ऐसी है जिनसे उनका संबंध नहीं रहा। जिससे नहीं रहा वह आपको बतानी है। पत्रिकाओं का नाम है जनता, जनवाणी, नई धारा, पुरानी धारा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरानी धारा। इस पत्रिका से रामवृक्ष बेनीपुरी का संबंध नहीं रहा। इसके अतिरिक्त जनता, जनवाणी और नई धारा, इन सभी से रामवृक्ष बेनीपुरी का संबंध रहा। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, यह पंक्ति किसकी है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है यह आपको बताना है। ऑप्शन है मीराबाई, रैदास, सूरदास,
रसखान। देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, यह पंक्ति सूरदास जी की है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे। मुसलमान कबीर के गुरु किसे मानते हैं? ऑप्शन है रज्जब, रामानंद, शेख तकी या फिर अन्य कोई। कबीरदास के गुरु रामानंद हैं। ठीक है, रामानंद यद्यपि सगुण धारा के मतलब सगुण भक्त कवि हैं, लेकिन कबीर जो है निर्गुण भक्त कवि हैं। तो रामानंद के शिष्यों में कबीर का नाम भी आता है। तुलसीदास हैं, कबीरदास है और रैदास हैं। लेकिन जो मुसलमान हैं उनके अनुसार उन्होंने कबीर के गुरु रामानंद को नहीं स्वीकार किया है। इनमें से किसी एक को स्वीकार किया है। आपको बताना है कि कौन है वह। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, शेख तकी। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। इनमें से किसे कलम का जादूगर कहा गया है? कलम का जादूगर। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई या शिवपूजन सहाय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है, रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच के प्रथम भाग का उपशीर्षक है। झूठा सच उपन्यास है, इसमें 2 भाग हैं। तो प्रथम भाग के बारे में आपको बताना है कि प्रथम भाग किस नाम से इसमें प्रकाशित हुआ था। झूठा सच का प्रथम भाग। ऑप्शन है वतन और देश, देश का भविष्य, वतन की तकसीम या राष्ट्र विभाजन। प्रथम भाग के बारे में बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, वतन और देश। प्रथम भाग का झूठा सच जो उपन्यास था इसका प्रथम भाग वतन और देश इस पर आधारित है। और भारत पाक विभाजन, ठीक है, इसकी कथावस्तु आधारित है भारत पाक विभाजन पर, जो कि झूठा सच नाम से, वतन और देश नाम से प्रकाशित हुआ था पहला भाग। और इसकी जो कथावस्तु है वह आधारित है भारत पाक विभाजन पर, यह आधारित उपन्यास है। क्वेश्चन कभी इस प्रकार से भी आ सकता है कि झूठा सच जो उपन्यास है वह उसकी कथावस्तु क्या है या वो किस चीज़ पर आधारित है। ठीक है, तो उसके लिए राइट आंसर है कि भारत पाक विभाजन पर आधारित था और इसका प्रथम भाग का नाम था वतन और देश। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तथ्य और है कि जो झूठा सच उपन्यास था इसका पहले भाग का नाम तो, इसके पहले भाग का नाम तो वतन और देश है, और जो दूसरा भाग है ये प्रथम भाग था और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य। ठीक है, भारत पाक विभाजन पर आधारित 2 भागों में प्रथम भाग वतन देश और इसका द्वितीय भाग था देश का भविष्य, झूठा सच उपन्यास का। और आपको पता ही होगा कि यह यशपाल की प्रसिद्ध रचना है, यशपाल की रचना है झूठा सच, जो कि भारत पाक विभाजन पर आधारित थी। प्रथम भाग वतन और देश और द्वितीय भाग था भारत देश का भविष्य। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कहानी संग्रह तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम किसकी है? प्रसिद्ध कहानी संग्रह है तीसरी कसम, या फिर इसे मारे गए गुलफाम इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसकी है बताना है आपको। ऑप्शन है कृष्णा सोबती की है, महादेवी वर्मा की है, यशपाल है, फरेश्वरनाथ रेणु की। राइट आंसर बताना है इसके लिए। काफ़ी प्रसिद्ध रचना है तीसरी कसम। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार धा गिड़ गिड़ ढोलक की आवाज़ से क्या तात्पर्य है?
ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है। और जो हिंदी टीजीटी पीजीटी आगे क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं इनमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है कि पहलवान की ढोलक जो है इसके अनुसार बताना है कि धा गिर गिर ढोलक की आवाज़ से क्या इसमें इसका आशय था। वाह पट्टे, वाह बहादुर, डरना मत या उठाकर पटक दो, इसका सही मीनिंग बताना है, क्या था इसका आंसर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका जो मीनिंग था वह था वाह बहादुर। इसका मीनिंग है वाह बहादुर। धा गिड़ गिड़ इस शब्द का जो मीनिंग है वह वाह बहादुर है। किसके अनुसार? ये पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा के समीक्षक हैं। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा के समीक्षक हैं। किसने इनकी कविता की समीक्षा की है? शिव कुमार मिश्र ने, रमेश कुंतल मेघ ने, मुक्तिबोध ने या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव कुमार मिश्र। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु उर्दू में किस नाम से काव्य रचना करते थे? भारतेंदु जी ने उर्दू भाषा में भी रचना की है, तो किस नाम से उन्होंने काव्य रचना की है उर्दू में? उर्दू में किस नाम से काव्य रचना की है? फाख्ता, बद्र, रसा या बेकल? भारतेंदु ने उर्दू में जो रचना की है किस नाम से की है बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी रसा। भारतेंदु ने रसा नाम से उर्दू में रचना की है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, ऑप्शन सी रसा। अगला क्वेश्चन है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसका है? रेखाएं बोल उठी विधा है इसकी। रेखा चित्र प्रायः रचनाओं की विधाएं भी पूछ ली जाती हैं, तो इसकी विधा है रेखा चित्र। किसने लिखा है? श्री राम शर्मा ने, महादेव वर्मा ने, देवेंद्र सत्यार्थी ने या गोपाल राम गहमरे ने? राइट आंसर बताना है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखते हैं राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है रेखाएं बोल उठी, जो कि रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। देवेंद्र सत्यार्थी की यह रचना है रेखाएं बोल उठी। अगला क्वेश्चन है, कवि का महत्व मोची और बढ़ई से कम है, यह विचार है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? ये विचारक हैं, इन विचारकों में से किसी एक विचारक का यह विचार है कि जो कवि का महत्व है वह मोची और बढ़ई से कम है। किसने यह कहा है आपको बताना है। ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, नंद दुलारे बाजपेयी या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो ने यह कहा है कि कवि का महत्व मोची और बढ़ई से कम है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, वह तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो काव्य पंक्ति किसकी है? किस कवि की यह काव्य पंक्ति है यह बताना है। किसके द्वारा कहा गया है? शंभुनाथ सिंह द्वारा, धूमिल द्वारा, दुष्यंत कुमार या जगदीश व्योम? राइट आंसर बताना है और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूमिल। धूमिल के द्वारा यह कहा गया है कि एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है और तो तीसरा आदमी है जो कि रोटी से खेलता है। यह पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल की। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल की। और अगला क्वेश्चन है, हरिऔध कृत प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम था। हरिऔध ने जो प्रिय प्रवास की रचना की, पहले तो यह रचना इन्होंने किस पर, इसकी पृष्ठभूमि क्या है या कि जब कृष्ण और गोपियों का वियोग होता है उस पर यह आधारित है प्रिय प्रवास। जैसे कि आपने सूरदास जी की रचना पढ़ा होगा, सूरदास की रचना पढ़ी होगी भ्रमर गीत, जो जैसे कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद उद्धव के बाद द्वारा संदेश भेजते हैं, वही प्रक्रिया वही चीज़ें उसी चीज़ का वर्णन प्रिय प्रवास में भी मिलता है। तो आपको बताना है कि प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था। हरिऔध की यह रचना है प्रिय प्रवास, तो इसका पहले कुछ और नाम था, बाद में से प्रिय प्रवास किया गया।
पहले इसका नाम बताना है क्या था कि ब्रजांगना विलाप था, श्रृंगार शतक था, वैराग्य शतक था या मर्म स्पर्श था। इनमें से कौन सा प्रिय प्रवास का सबसे पहले नाम रखा गया था? देखते हैं, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का जो प्रारंभ में नाम रखा गया था हरिऔध जी के द्वारा, वह रखा गया था ब्रजांगना विलाप, जिसे बदलकर बाद में प्रिय प्रवास कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने संत काव्य की रचना नहीं की? इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने की संत काव्य की रचना नहीं की है? गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अंगद? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरु रामदास। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? पृथ्वीराज रासो रचना थी चंद्रबरदाई की, जो कि अधूरी रचना मानी जाती है। चंद्रबरदाई के द्वारा अधूरी छोड़ दी गई थी। तो किसने पूरा किया है यह बताना है आपको। ऑप्शन में है चंद्रबरदाई है, जलहड़ है, जयानक है या अन्य है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है जलहड़ ने। जलहड़ पृथ्वीराज जो चंद्रबरदाई के पुत्र थे, जलहड़ चंद्रबरदाई के पुत्र थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी पंक्ति है? मारीबा तो मन मीर, मारीबा लूटीबा पवन भंडार। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कबीर, नानक, चौरंगीनाथ या गोरखनाथ। राइट आंसर बताना है कि किसकी यह पंक्ति है। मारीबा तो मनमीर, मारीबा लूटीबा पवन भंडार। राइट आंसर ऑप्शन सी है चौरंगीनाथ की यह पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां चौरंगीनाथ की हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पूजा देहरा मुस्लिम मस्जिद पंक्ति है। हिंदू पूजा देहरा मुस्लिम मस्जिद, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? रैदास, कबीर, नानक या फिर नामदेव। राइट आंसर बताना है इसके लिए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नामदेव की यह पंक्ति है। हिंदू पूजा देहरा मुस्लिम मस्जिद, यह जो पंक्ति है यह है नामदेव की पंक्ति। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आलवार कौन थे? आलवार कौन थे? क्षत्रिय, वैश्य, सठ, कोष, शूद्र या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है कि क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी सठकोश शूद्र थे अलवार, सठकोश शूद्र थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक किससे संबंधित है? तो श्रीमद् भागवत में जो प्रथम श्लोक है वह किससे संबंधित है? सगुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से, नवधा भक्ति से या मधुरा भक्ति से। किसके बारे में उसमें वर्णन मिलता है यह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। ऑप्शन बी राइट आंसर है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भोगवाद की प्रधानता किस संप्रदाय में है? किस संप्रदाय में भोगवाद की प्रधानता रही है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिद्ध संप्रदाय में भोगवाद की प्रधानता रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि डेली आपको इस चैनल पर नई वीडियो देखने को मिलती है और नए प्रत्येक जो वीडियो होती है उसमें नए क्वेश्चन होते हैं जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।